शुरू करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर से। दोस्तों f डैश x या dy बटा dx x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। साथ ही दोस्तों dy बटा dx का मान x का मान x नॉट रखने पर, या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ x नॉट, x का मान यानी हम x नॉट रख दें पर x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों दो राशियां x और y t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही हों, यानी हमें कैसा दिखेगा कि x बराबर है f ऑफ t और y बराबर है g ऑफ t, तब हम श्रृंखला नियम या चेन रूल लगाकर हमें मिलेगा dy बटा dx बराबर dy बटा dt पूरा बराबर dx बटा dt, यदि यहाँ पर dx बटा dt का मान शून्य नहीं है, वरना dy बटा dx अपरिभाषित हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक उदाहरण है। यहाँ पर है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r का सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जहाँ पर r का मान हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर से दिया जाता है, तो इसलिए दोस्तों हम x के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर इस तरीके से निकालेंगे कि dA बटा dr बराबर हो गया d बटा dr किसका, पाई r स्क्वायर का। इसको हल करके हमें मिलेगा दोस्तों 2 पाई r। आगे देखेंगे दोस्तों, जब हमें दिया है कि r बराबर 5 सेंटीमीटर है तो dA बटा dr हो जाएगा 10 पाई। साथ ही दोस्तों हमें मिल जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या बटा सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं दोस्तों यहाँ पर हल। अब हमें दिया है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत c ऑफ x रुपयों में cx बराबर 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 से प्रदत्त है, और सीमांत लागत ज्ञात कीजिए यहाँ पर जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत या अंग्रेजी में मार्जिनल कॉस्ट और MC से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर से है। चलिए इसे हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्योंकि सीमांत लागत उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है, इसलिए हम पाते हैं कि सीमांत लागत जिसे हम MC से दिखाएंगे वह बराबर हो जाएगी DC बटा DX, यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें मिलेगा 0.005 3x स्क्वायर माइनस 0.02 का गुणन 2x प्लस 30 के बराबर। जब हम यहाँ पर x का मान 3 रख देंगे दोस्तों, तो हमें अभीष्ट सीमांत लागत प्रति इकाई 30.02 लगभग मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम याद करेंगे तो हमें c ऑफ x दे रखा था, तो हमने यहाँ पर MC निकाला DC बटा dx, और फिर यहाँ पर x का मान 3 रखने पर हमें अपना अभीष्ट सीमांत लागत मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्धमान और ह्रासमान फलन। दोस्तों यदि fx यहाँ पर आपके पास है कुछ x स्क्वायर फलन, जहां पर x का मान r से आ रहा है यानी वास्तविक संख्याओं से, इस द्वारा हमने प्रदत्त फलन लिया है। अब हम देखते हैं अपनी आकृति में, यदि मैं मूल बिंदु के बाईं ओर का मान देखूं, यानी x का मान यदि मैं रखूं -2, आप अपनी पहली सारणी में देखिए दोस्तों, x का मान -2 रखने पर f ऑफ x यानी x स्क्वायर का मान आएगा 4,
इसी तरह -3/2 रखने पर x का मान x स्क्वायर का मान मिलेगा 9/4। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु के बाईं ओर का मान हम अगर रखें तो हमारा फलन f(x) बराबर x स्क्वायर की क्या वैल्यू या मान मिलता है। और इसी प्रकार दोस्तों दाईं ओर की सारणी देखिए, यानी मूल बिंदु के दाईं ओर का मान x बराबर 0 या 1/2 या 1 रखने पर हमें f(x) x स्क्वायर का क्या मान मिलता है। यानी अब अपने आलेख में देखिए या ग्राफ में देखिए कि इन बिंदुओं को मैं वहां पर दर्शाती हूं तो किस प्रकार से मुझे अपना आलेख दिखेगा, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसी से संबंधित वर्धमान और ह्रासमान फलन की क्या परिभाषा निकलती है दोस्तों। यानी मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के प्रांत में I एक विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल है, तब f अंतराल I में वर्धमान या इंक्रीजिंग है यदि I में x1 छोटा है x2 से, तो f of x1 छोटा या बराबर है f of x2 से, सभी x1 x2 जो I से आ रहे हैं। यानी यह जब विवृत अंतराल में हम कोई भी दो वैल्यू या कोई भी दो पॉइंट लेंगे और उन दोनों में यानी x1 छोटा होगा x2 से, तो हमेशा वो फलन की मान यानी f of x1 भी छोटा या बराबर होगा f of x2 से। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों f अंतराल I में निरंतर वर्धमान है यदि I में x1 छोटा है x2 से, तो f of x1 छोटा है f of x2 से, सभी x1 x2 जहां I से आ रहे हैं। यानी यहाँ पर निरंतर वर्धमान तब होगा यदि I में x1 छोटा है x2 से, तो हमें मिलेगा f of x1 छोटा है f of x2 से। यहाँ पर f of x1 बराबर नहीं होगा, तब हमें f अंतराल I में निरंतर वर्धमान मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब है अंतराल I में f ह्रासमान है यदि I में x1 छोटा है x2 से, तो f of x1 बड़ा या बराबर है f of x2 से, सभी x1, x2 जहां I से आ रहे हैं। और f अंतराल I में निरंतर ह्रासमान है यदि I में x1 छोटा है x2 से, तो हमें मिल रहा है f of x1 बड़ा है f of x2 से, सभी x1, x2 I के लिए। यानी यहाँ पर f of x1 बराबर नहीं है f of x2 से, यहाँ पर निरंतर f of x1 बड़ा ही होगा f of x2 से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार के फलनों का आलेखीय निरूपण आकृति में हम देखते हैं। तो पहली आकृति में आपको वर्धमान फलन, आप इसका आलेख देख सकते हैं, और दूसरी आकृति में आप निरंतर वर्धमान फलन देखेंगे। आप इन दोनों फलनों के आलेख में कुछ अंतर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम ह्रासमान फलन का आलेख देख सकते हैं और निरंतर ह्रासमान फलन के आलेख में अंतर देख पा रहे होंगे। और तीसरी आकृति में आप देख रहे हैं कि ना तो यह फलन वर्धमान है और ना ही ये ह्रासमान है, क्योंकि यहाँ ये कभी तो ये वर्धमान हो रहा है, कभी ये ह्रासमान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक परिभाषा है दोस्तों अब हमारे पास कि x0 पर f वर्धमान कहलाता है यदि एक अंतराल I जो इस प्रकार से है x0 माइनस h, x0 प्लस h और h 0 से बड़ा है। इसका अस्तित्व इस प्रकार है कि x1, x2 I से आ रहे हैं। इसके लिए x1 यदि छोटा है x2 से, तो f of x1 छोटा या बराबर है f of x2 से। यानी अन्य दशाओं का इसी प्रकार से स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। चलिए अब एक उदाहरण करते हैं दोस्तों। दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x माइनस 3 R पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। चलिए इसे हल करते हैं दोस्तों।
मान लीजिए R में x1 और x2 कोई दो संख्याएं हैं, तब x1 यदि x2 से छोटा होगा तो हमें मिलेगा कि 7x1 छोटा होगा 7x2 से। अब यहाँ पर दोनों ही तरफ -3 कर दें तो हमें मिलेगा 7x1 -3 छोटा है 7x2 -3 से। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिला है f of x1 छोटा है f of x2 से। यानी इस प्रकार हम परिभाषा से परिमाण निकाल सकते हैं कि R पर f निरंतर वर्धमान है। आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक प्रमेय है। मान लीजिए कि f अंतराल a, b पर संतत और विवृत अंतराल a, b पर अवकलनीय है। तब दोस्तों हमारे पास है कि a, b में f वर्धमान है यदि प्रत्येक x जो a, b से आ रहा है उसके लिए f डैश x बड़ा है 0 से। और दूसरी चीज हमें मिली है दोस्तों a, b में f ह्रासमान है यदि प्रत्येक x जो a, b से आ रहा है उसके लिए f डैश x का मान 0 से छोटा है। और हम देख सकते हैं कि a, b में f एक अचर फलन है यदि प्रत्येक x जो आ रहा है a, b से उसके लिए f डैश x का मान 0 है। यानी तीन चीजें हमें मिली हैं कि यदि f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो f वर्धमान है, f डैश x का मान 0 से छोटा है तो f ह्रासमान है, और यदि f डैश x का मान 0 है तो f एक अचर फलन है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक उदाहरण है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx दे रखा है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन f a निरंतर वर्धमान, b निरंतर ह्रासमान है। चलिए इसे हल करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर fx का मान हमें दिया है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, तो हम f डैश x निकालेंगे तो हमें मिलेगा 12x² माइनस 12x माइनस 72, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 12 का गुणन x माइनस 3 का गुणन x प्लस 2 के साथ। इसलिए f डैश x का मान 0 रखने पर x का मान -2 और 3 प्राप्त होते हैं, जो हम इस प्रकार से अपनी वास्तविक संख्या रेखा पर निर्देशित कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर यदि अब इस प्रकार से हम देखें कि f डैश x है हमारे पास 12 x माइनस 3 x प्लस 2। अब आपके पास एक सारणी है, इससे पहले हमें ये पता है कि हम इस प्रकार से -2 और 3 को रेखा पर निर्देशित कर चुके हैं। अब दोस्तों अपनी सारणी में देखिए कि यदि हम अंतराल लेते हैं माइनस अनंत से -2, तो अब f डैश x में हम x का मान रखें जो कहां से बिंदु आ रहे हैं, माइनस अनंत से -2 के बीच, तो हमें एक बार चिन्ह मिलेगा f डैश x का माइनस और दूसरी बार भी माइनस, जिसका मान 0 से बड़ा होगा क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। इसलिए फलन f निरंतर वर्धमान है। साथ ही दोस्तों अब हम अंतराल -2, 3 लेते हैं तो f डैश x का चिन्ह देखेंगे तो एक बार मिलेगा हमें माइनस और एक बार मिलेगा हमें प्लस, जिसका हमें मिलेगा पूरा f डैश x का चिन्ह हो जाएगा इसका मान 0 से छोटा, तो फलन f निरंतर ह्रासमान होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा अंतराल देखते हैं 3, अनंत, तो हमें दोनों बार f डैश x का चिन्ह हम देख सकते हैं मिलेगा प्लस, जो होगा 0 से बड़ा, इसलिए f निरंतर वर्धमान रहेगा। इसलिए हम देख सकते हैं दोस्तों f R पर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। आइए राशियों के परिवर्तन की दर को हम एक और उदाहरण के द्वारा यहाँ समझते हैं। यहाँ एक प्रश्न है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि
हमें घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये ज्ञात करना है। तो चूंकि प्रश्न में वृत्ताकार तरंगों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर r त्रिज्या वाले एक वृत्त की कल्पना करते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है, जिसे कि हम a से व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर हमें चूंकि घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये ज्ञात करना है, तो हम समय t के सापेक्ष क्षेत्रफल a के परिवर्तन की दर को dA by dt से व्यक्त करेंगे। और dA by dt कितना हो जाएगा? क्योंकि a बराबर पाई r स्क्वायर है, तो dA by dt बराबर d by dt पाई r स्क्वायर हम ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि शांत जल में जब पत्थर फेंका जाता है तो तरंगे किस प्रकार बनती हैं, ये चित्र से आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि dA by dt क्या होगा। तो हमारा dA by dt जो है वो d by dr पाई r स्क्वायर और dr by dt। ऐसा क्यों? क्योंकि हम r स्क्वायर है, इसलिए पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू r इसे अवकलित करेंगे और फिर हम dr by dt को भी यहाँ लिखेंगे। आगे जब हम हल करते हैं तो पाई r स्क्वायर का r के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो 2 पाई r हो जाएगा और dr by dt हम एज इट इज ज्यों का त्यों लिख देते हैं। आगे चूंकि हमें dr by dt 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, तो और r का मान जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो इन मानों को जब हम dA by dt में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? dA by dt बराबर 2 पाई r का मान 10 और dr by dt की जगह पे 4 हमने रख दिया। जब हमने इसे हल किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया? 80 पाई। अतः जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है तब वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आइए वर्धमान फलन को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 0 to पाई बाय 2 में y बराबर 4 sin थीटा बटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। यहाँ y बराबर क्या दिया है? 4 sin थीटा बटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। तो हम इसका अवकलन करेंगे। यहाँ हमें प्राप्त होगा dy by d थीटा बराबर d by d थीटा 4 sin थीटा बटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? dy by d थीटा बराबर 2 प्लस cos थीटा इंटू d by d थीटा 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा d by d थीटा 2 प्लस cos थीटा बटा 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, जो कि हमने अंश बटे हर वाला सूत्र लगा के प्राप्त किया है, माइनस d by d थीटा इंटू थीटा। ये हमें अवकलन से के सूत्र द्वारा प्राप्त हुआ। आइए इसको आगे हल करते हैं तो हम पाएंगे कि d by d थीटा बराबर 2 प्लस cos थीटा। d by d थीटा जब हमने 4 sin थीटा के लिए लिखा तो हमें प्राप्त हुआ 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा ज्यों का त्यों, और 2 प्लस cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें मिलेगा माइनस sin थीटा, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हर में हमें क्या मिला? 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। और ऐसे ही हमने d by d थीटा जब थीटा के लिए निकाला तो हमें प्राप्त हुआ 1। आगे जब हमने इसे हल किया तो हमें मिला d by d थीटा बराबर
गुणा से हमें प्राप्त हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा बटे में मिला 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 मिला। जब हमने इसे आगे हल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, डी बाई डी थीटा बराबर 8 cos थीटा प्लस 4 बटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे जब हमने और हल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, डी बाई डी थीटा बराबर 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। और आगे जब इसे हल किया तो हमें प्राप्त हुआ डी बाई डी थीटा बराबर 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा जो कि 2 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर से हमें प्राप्त हुआ है और बटे में जैसा कि पहले प्राप्त हो रहा था वही हमने लिखा है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। और आगे जब हमने इसे हल किया तो हमें प्राप्त हुआ डी बाई डी थीटा बराबर 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। और जब हमने 4 cos थीटा को कॉमन लिया तो हमें मिला 4 cos थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos थीटा और बटे में वैसे ही हम लिख देंगे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम ये बताना चाहते हैं कि फलन वर्धमान है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा डी बाई डी थीटा या यूं कहें कि एफ डैश एक्स तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें डी बाई डी थीटा के साथ में या उसकी जगह पर जितनी भी राशियां मिली हैं हम उनसे ये प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि पूरी राशि जो है वो धनात्मक है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी राशियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं कि वो धनात्मक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, कोई भी पूर्ण वर्ग जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए वो क्या होगा, धनात्मक होगा। साथ ही साथ cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, कौन से अंतराल में, जब थीटा जो है वो 0 टू पाई बाय 2 के समवृत्त अंतराल में हो। तो ऐसी स्थिति में हम 4 माइनस cos थीटा को भी ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच ही वेरी करती है। क्योंकि cos थीटा 0 और 1 के बीच में है तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारा डी बाई डी थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, अर्थात दिया गया फलन दिए गए वर्ग अंतराल में निरंतर वर्तमान है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि -1 to 1 अंतराल में f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही भासमान। यदि f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दिया है तो सबसे पहले हम इसका f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x बराबर डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा 2x, x का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 1 तो हम लिखेंगे 2x माइनस 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 है इसलिए हमें f डैश x जो मिला वो 2x माइनस 1 मिला। यदि हम f डैश x बराबर 2x माइनस 1 को 0 रखते हैं तो हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, 1/2 और ये जो 1/2 है ये अंतराल -1 1 को दो अंतरालों में विभक्त करेगा। पहला अंतराल होगा -1 1/2 और दूसरा हो जाएगा 1/2 to 1। तो यहाँ
यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अंतराल ऋण 1/2 में f'(x) का जो चिन्ह है वो कैसा होगा? ऋणात्मक है, अर्थात <0 हमें मिला। तो यहाँ f जो है वो निरंतर हासमान फलन हो जाएगा। ऐसे ही अंतराल 1/2 से 1 में f'(x) जो हमें प्राप्त हुआ है वो धनात्मक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा f'(x) जो है वो <0 है। इसलिए इस अंतराल में हमारा f जो है वो निरंतर वर्धमान है। चूंकि पूरे अंतराल के 2 हिस्से जो हमें मिले उसमें एक हिस्से में हमारा फलन जो है वो निरंतर भासमान है और दूसरे में निरंतर वर्धमान है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंतराल ऋण 1 में जो फलन है वो ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान है, क्योंकि फलन जो है वो कहीं पर वर्धमान दिखाई दे रहा है और कहीं पर हासमान। तो यहाँ पर वर्धमान और हासमान फलन को हमने जाना f'(x) के चिन्हों की सहायता से। बच्चों, घर जाइए और अंतराल में फलनों के वर्धमान और हासमान से संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद। आप अपनी किताब में दी गई